हेलो माय ऑल डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस हियर एंड यू आर ऑल मोस्ट वेलकम इन योर ओन यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। तो लर्नर्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं आपको क्लास 11th के वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर रही थी हर सब्जेक्ट के, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी के। आज का भी मेरा वीडियो लेक्चर उसी के बेसिस पे है। आज का मेरा वीडियो लेक्चर क्लास 11th का है। क्लास 11th का मेरा चैप्टर 2 चल रहा था, बिजनेस स्टडीज का, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बहुत लेंथी चैप्टर है लेकिन अब फिनिश होने को है, तो अब थोड़े से लेक्चर्स रहते हैं, फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं आपको थर्ड चैप्टर स्टार्ट करवाऊंगी। तो मैंने आपको लर्नर्स, आज का जो मेरा सब टॉपिक है वो है आपका, जो आज का मेरा सब टॉपिक है आपका वो है आपका डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंपनी फॉर्मेशन। कंपनी फॉर्मेशन क्या होती है और कंपनी क्या होती है, इसकी सारी डिटेल मैंने ऑलरेडी अपने वीडियो लेक्चर्स में अपलोड कर दिया। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है और ये वीडियो मेरी पहली वीडियो देख रहे हैं तो इस टॉपिक से पहले की थोड़ी सी वीडियोस देख लो ताकि आपको ये टॉपिक समझ आ जाए। इससे पहले था स्टेजेस ऑफ कंपनी फॉर्मेशन। तो लर्नर्स, जो वो स्टेजेस थी वो मैंने आपको 4 डेज सीरीज स्टार्ट करी थी, उसके अकॉर्डिंग आपको समझाई थी। वो मेरी सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, आप उसके लेक्चर्स वहां पे जाके देख सकते हैं। आज मेरा जो लेक्चर है वो डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंपनी फॉर्मेशन। कंपनी फॉर्म करने के लिए बहुत सारे लीगल स्टेप्स की जरूरत होती है। ऐसा नहीं होता कि अगर मेरा मन करे मैं अपनी कंपनी खोलूं तो छू मंतर करके मेरी कंपनी खुल जाए। तो उसके लिए लीगल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, लीगल स्टेप्स होते हैं। स्टेजेस क्या होती है, चारों स्टेजेस, वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। आज मैं आपको बताऊंगी कि डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं जो कंपनी को फॉर्म करने के लिए जरूरी होते हैं। तो आज की वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और लर्नर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको कोई भी न्यू नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए। तो लर्नर्स, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जरूरी होते हैं, वो 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। द डॉक्यूमेंट्स required in the registrar for registration are of 3 kinds. तीन काइंड के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है आपको रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, जिसमें पहला होता है आपका एमओए। एमओए मतलब मेमोरियम ऑफ एसोसिएशन। सेकंड होता है आपका एओए, जो होता है आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और थर्ड होता है आपका प्रोस्पेक्टस, और जिसे हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ लियो इन प्रोस्पेक्टस। ये 3 आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो चाहिए होता है आपको रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। मेमोरियम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और स्टेटमेंट ऑफ लियो इन प्रोस्पेक्टस या प्रोस्पेक्टस, एक ही बात है। तो मैं आपको ये 3 दिन में समझाऊंगी। आज के लेक्चर में मैं आपको मेमोरियम ऑफ एसोसिएशन समझाऊंगी, प्लस उसके सारे क्लॉजेस समझाऊंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक डॉक्यूमेंट के क्लॉजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लॉजेस मतलब उनके सब डिवाइडेड पार्ट्स। एओए मैं आपको कल की वीडियो में, और प्रोस्पेक्टस और स्टेटमेंट एंड लियो प्रोस्पेक्टस और उसके क्लॉजेस मैं आपको परसों की वीडियो में बताऊंगी। तो आज की वीडियो का हम एमओए स्टार्ट करते हैं। पहली बात जो आती है वो होती है एमओए stands for Memorandum of Association। एमओए का क्या नाम होता है? एमओए का नाम होता है, ये क्या इसकी फुल फॉर्म होती है? मेमोरियम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरियम ऑफ एसोसिएशन आपका सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट या मोस्ट वाइटल डॉक्यूमेंट या प्रोमिनेंट डॉक्यूमेंट
देखो मैंने आपको इंग्लिश के भी 3 वर्ड बता दिए, इंपॉर्टेंट के 3 वर्ड होते हैं वाइटल या प्रोमिनेंट। डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी फॉर्मेशन, एक कंपनी को फॉर्म करने के लिए आपके जितने 3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है। क्यों होता है? बिकॉज इट इज द चार्टर ऑफ अ कंपनी। चार्टर मतलब इस डॉक्यूमेंट के थ्रू आपके वो सारे क्लॉजेस पता लगते हैं जो आपकी कंपनी के फॉर्म होने के लिए बहुत नेसेसरी होते हैं। It lays down the objects and powers of the company as well as the scope of the operation of the company beyond which it cannot go. कहते हैं ना एक एक्सट्रीम पावर, तो ये डॉक्यूमेंट, दिस डॉक्यूमेंट shows all the power of a company beyond which अ कंपनी कैन नॉट गो। ये कंपनी की सारी वो पावर बता देता है, मतलब मैक्सिमम लिमिट, कहते हैं ना बेंचमार्क सेट करना या माइलस्टोन सेट करना, ये वो बेंचमार्क सेट कर देता है कि इसके ऊपर या इसको छोड़ के या इससे आगे एक कंपनी जा ही नहीं सकती। ये कंपनी की सारी पावर्स को डिस्क्राइब कर देता है कि वो इतने कैपिटल ले सकती है, इतने एसेट्स ले सकती है, इतने पैसे दे सकती है, ये काम कर सकती है, वो कर सकती है। वो कंपनी के सारी पावर्स बता देता है जिसके बाहर आपकी कंपनी नहीं वर्क कर सकती। ठीक है लर्नर्स। फिर इसके बाद इसमें आता है, ये आपका बेसिक डॉक्यूमेंट होता है कंपनी ऑफ इनकॉर्पोरेशन। 4 स्टेजेस होती थी ना, तभी मैं आपसे कहती हूँ मेरे मतलब एक वीडियो देखने से पहले एटलीस्ट 2-3 वीडियो पुरानी देख लीजिए, क्योंकि हर एक टॉपिक एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होता है। तो मैं आपको बता के दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, आप वहां पे देख लीजिएगा। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जब मिलता है, मैंने आपको बताया था ना, ये आपकी सेकेंड स्टेज ऑफ कंपनी फॉर्मेशन होती है। तो जो ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, ये आपके सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के समय का डॉक्यूमेंट होता है। जब आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो आपकी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तब फाइल किया जाता है। इसका भी रीजन क्या है बताती हूँ क्यों। आप हर चीज को ना डीप में जाके समझा करिए, डेप्थ समझा करिए चीजों की। मैंने आपको कई बार बता रखा है, मुझे वो बच्चे अच्छे लगते हैं जो हर चीज का आंसर क्यों करके पूछते हैं। तो इसका रीजन ये होता है कि जब आपके पहली बात मैं आपको बता दूं, जो स्टेजेस ऑफ कंपनी फॉर्मेशन होती है वो 4 स्टेजेस होती है आपकी। अगर आप एक प्राइवेट कंपनी खोलना चाहते हो, मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि 50% काम एक बंदे का तब हो जाता है जब वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन उसके हाथ में आ जाता है। तो अगर आप एक प्राइवेट कंपनी खोलना चाहते हो तो आपके लिए तो आगे बची हुई 2 स्टेज, जो की थी हमारी कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज और कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज, होती ही नहीं। तो वहीं पे आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मिल जाता है आपको, क्योंकि एक पब्लिक कंपनी ही आगे बढ़ेगी, प्राइवेट कंपनी को तो कोई मतलब ही नहीं इसके आगे। तो वहीं पे आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नामक डॉक्यूमेंट को अपॉइंट करवाना पड़ता है। ये वो डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपके सारे प्रोविजन सेटअप करता है कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। मैंने आपको बताया था एक जो लॉज होता है जो पास हुआ था कंपनी के रूल को बनाने के लिए, वो कंपनीज एक्ट 2013 था। तो ये जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है वो ऑल द प्रोविजंस, वो उन सारे प्रोविजंस को शो करते हैं। प्रोविजंस मतलब क्लॉजेस, क्लॉजेस मतलब पावर, पावर मतलब थिंग्स, उन सारे प्रोविजंस को शो करता है जो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बने थे। फिर जो मेन पर्पस होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, वो होता है शेयर होल्डर्स को, क्रेडिटर्स को डील करना जो कंपनी में आते हैं और अपना मनी इन्वेस्ट करते हैं। मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपके जो शेयर होल्डर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, जो अपना पैसा आपकी कंपनी में लगाते हैं, उनकी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ये देखता है कि आपकी कितनी ज्यादा चीजें होती हैं इसमें। मतलब आपकी
कितनी रेंज है, आप किस रेंज में काम कर सकते हो, और आपकी कंपनी का कहीं कोई इलीगल रिस्पॉन्स तो नहीं है, कोई इलीगल ऑफेंस तो नहीं है, आपकी कंपनी ने कोई गलत काम तो नहीं कर रखे। ये सारी चीजें एक शेयर होल्डर और क्रेडिटर से, डेटर से, कोई भी एक नॉर्मल इंसान जो अपना पैसा आपकी कंपनी में लगा रहा है, वो आपसे ये डायरेक्ट बातें पूछने से पहले आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देख लेगा जो रजिस्ट्रार के पास होगा। फिर एटलीस्ट उसको इस बात की सिक्योरिटी हो जाएगी कि जो पैसा वो लगा रहा है वो डूबेगा नहीं, अगर आपकी कंपनी ठीक है तो। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये आपके स्ट्रक्चर और फाउंडेशन ऑफ बिजनेस को बताने में हेल्प करता है। मतलब आपकी कंपनी कब बनी, कौन कौन उसके मालिक हैं, कौन कौन उसमें काम करते हैं, क्या क्या उसकी लीगल थिंग्स है, क्या क्या उसको आगे करना है, ये सारी चीजें आपकी फाउंडेशन और स्ट्रक्चर को बताने का काम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का होता है। फिर बात आती है इसकी प्राइमरी इंपॉर्टेंस क्या होती है, इसकी बेसिक इंपॉर्टेंस क्या होती है। इसकी बेसिक इंपॉर्टेंस होती है क्योंकि जो भी सारे आपकी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चीजें होती हैं वो आपके बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज होती है कंपनी फॉर्मेशन के, तो वो चीजें आपको इसमें मेंशन करनी जरूरी होती है। और लास्ट पॉइंट इसका होता है, ये बहुत नेसेसरी होता है कि आप अपनी जो चीजें मेंशन कर रहे हो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में वो बिल्कुल सच हो, ट्रू हो। अगर वो गलत पाई जाती है तो आपकी एक जो कंपनी होती है वो इलीगल भी घोषित हो सकती है। ओके लर्नर्स, तो होपफुली सो आपको इसके डॉक्यूमेंट्स और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इन डिटेल समझ आ गया होगा। मैंने 8 पॉइंट्स करवा दिए हैं। ज्यादा से ज्यादा 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वो भी अकेले नहीं आता, इसके क्लॉजेस के साथ ही आता है। फिर भी आप इन 8 पॉइंट्स में से जो आपको इजी लगे वो 6 पॉइंट्स कर लीजिए, आपको फुल ऑन फुल मार्क्स मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है आपसे। अब मैं आपको इसके कंटेंट करवाती हूँ। कंटेंट या हम कह सकते हैं आपके इसके क्लॉजेस, क्या क्या इसके क्लॉजेस होते हैं या कंटेंट होते हैं या प्रोविजंस होते हैं जो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बने हैं। तो पहला इसका क्लॉज होता है नेम क्लॉज। अब नेम क्लॉज क्या होता है, इस क्लॉज में एक जो कॉर्पोरेट कंपनी का होता है जिस नाम से उसको कंपनी आगे बढ़ानी होती है वो मेंशन होता है। क्या इसमें मेंशन होता है, इट डिस्क्राइब्स द लीगल नेम ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी का लीगल नाम, जिस नाम से उसने रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त वो जो नाम दिया था वो इसमें मेंशन होता है। फिर सेकंड होता है, इसमें अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो आपको इस कंपनी अपने नेम के आगे .ltd लगाना जरूरी है। अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो आपको अपनी कंपनी के आगे .pvt.ltd लगाना जरूरी है। ये बात मैंने डिस्क्राइब कर रखी है डिटेल में अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में। पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में इसका डिफरेंस भी मैंने अच्छे से समझा रखा है, आप मेरे चैनल पे उसे कंसल्ट कर सकते हैं। फिर थर्ड पॉइंट होता है कि आपका जो नाम होता है वो किसी से आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। आइडेंटिकल का मतलब जो आपका नाम है वो किसी और आपकी ब्रांड का नेम नहीं होना चाहिए, और एटलीस्ट आपके कॉम्पिटिटिव ब्रांड का तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आप एक मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हो, मिल्क प्रोड्यूसिंग कंपनी है आपकी, तो अगर आपका अमूल और मदर डेयरी और ये पारस वगैरह ऑलरेडी आपके बड़े ब्रांड्स हैं, तो आप जो अपना न्यू प्रोडक्ट का नाम रखोगे वो रख तो सकते हो, पर एटलीस्ट इन तीनों चारों जितने भी नाम है उनके अकॉर्डिंग, उनके जितने उनके जैसे तो बिल्कुल नहीं रखने चाहिए। मतलब योर नेम मस्ट नॉट बी आइडेंटिकल विद योर कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स नेम। ओके लर्नर्स, फिर नेक्स्ट पॉइंट होता है आपकी जो कंपनी का नाम होता है वो आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या लोकल अथॉरिटी से लीगली वेरीफाइड होना चाहिए। मतलब आप जो अपना नाम दे रहे हो उसकी वेरिफिकेशन हो जानी चाहिए, चाहे गवर्नमेंट अथॉरिटी से, चाहे लीगल अथॉरिटी से, चाहे गवर्नमेंट अथॉरिटी से, या चाहे आपके रजिस्ट्रार से। इन तीनों के पास आपके नाम का लीगल वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए। तो नेम क्लॉज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्लॉज को ये डिफाइन करता है कि आपका नाम लीगल होना चाहिए। अगर पब्लिक कंपनी है तो .ltd, प्राइवेट है .pvt.ltd लगना चाहिए। आपका नाम आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए और आपके नाम की वेरिफिकेशन लीगल गवर्नमेंट या रजिस्ट्रार के पास वेरीफाइड होना चाहिए। फिर लर्नर्स, इसका सेकेंड क्लॉज होता है आपका रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज।
रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, मैं इस पे बॉक्स बना देती हूँ जो इनकी हेडिंग है ताकि आपको अलग से दिख जाए। तो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में क्या आता है, जैसे कि नाम ही बताता है, ये आपकी कंपनी या आपके ऑफिस के बारे में बताता है कि आप जहां पे अपनी कंपनी रन कर रहे हो या जो आपका ऑफिस है उसके बारे में आपके ये क्लॉज बताता है। इसमें बताता है कि आपकी जो कंपनी है वो उसका डोमिसाइल तो पूरा है। डोमिसाइल क्या होता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका काफी ऑफिशियल जगहों पे भी लगता है। ये बताता है कि जो डोमिसाइल होता है कि मतलब जहां आपकी कंपनी बनी है वो प्लेस आपकी लीगली रजिस्टर्ड तो है, कोई उसमें क्रिमिनल ऑफेंस तो नहीं है, ये बताता है वो। फिर नेक्स्ट बात इसमें वो आपको बताता है कि जो आपकी कंपनी है उसका एड्रेस क्या है, उसका लैंडमार्क क्या है और वो किसके नाम से इनकॉर्पोरेट होती है, हु इज द ओनर ऑफ योर ऑफिस, ये बताना होता है आपको रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में। आपकी कंपनी और ऑफिस जो है वो कहाँ है, रजिस्टर्ड है तो या नहीं है, लीगली वेरीफाइड है, उसका एड्रेस क्या है, उसका लैंडमार्क क्या है और उसका नेम ऑफ द ओनर, ये भी मैं मेंशन कर देती हूँ, कौन आपका ओनर है ये पता लगाना जरूरी है। फिर जो थर्ड पॉइंट इसका होता है वो होता है आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या आता है आपके, जैसे इसमें आपका ये बताते हैं कि आपकी जो कंपनी है वो कब जब भी फॉर्म हुई थी तो उसमें आपकी कंपनी के साथ साथ कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आप यूज कर रहे हो। ऑब्जेक्ट्स में बेसिकली आपके टूल्स आ जाते हैं, मशीनरीज आ जाती है आपकी, या आपकी इक्विपमेंट्स आ जाते हैं, ये सारी चीजें आपकी आ जाती है, जो जो चीजें आप अपनी कंपनी में यूज कर रहे हो अपने बिजनेस को करते वक्त। फिर फोर्थ होता है इसका लायबिलिटी क्लॉज। अब लायबिलिटी क्लॉज में क्या आता है आपका, आप अपनी कंपनी के जो लायबिलिटी होती है यानी लोन लेने की पावर होती है वो किस वे से ले रहे हो, आप शेयर होल्डर्स की वे से अपने लोन्स ले रहे हो या आप अपने नॉन करंट लायबिलिटीज के वे से ले रहे हो, ये बात आपको मेंशन करनी होती है अपने मेमोरियम ऑफ एसोसिएशन में। ये बात मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में भी बता रखी है। फिर इसके बाद आता है जो आपकी कंपनी है वो जो लोन ले रही है वो गारंटी तो देती है कि वो लोन को रीपे करेगी, मतलब एक गारंटी एक ऐसे बंदे की होनी चाहिए, आप जिस अमाउंट में लोन ले रहे हो जितना इंटरेस्ट पे करने की कह रहे हो वो तो वो पे कर देगी ना, ये इसकी गारंटी होती है। फिर नेक्स्ट इसमें होती है आप जो भी अपने लोन ले रहे हो जब आप अपनी कंपनी को वाइंड अप करोगे मतलब बंद करोगे तो ये आपको एंश्योरिटी दिलानी पड़ेगी कि आपको अपनी कंपनी बंद करने से पहले आपने अपना सारा ड्यू अमाउंट ऑलरेडी पे कर दिया हो। ओके लर्नर्स, फिर फिफ्थ पॉइंट आता है इसका कैपिटल क्लॉज। लायबिलिटी क्लॉज में ये बताया जाता है कि आपने कहां कहां से लोन लिया और कैपिटल क्लॉज में ये बताया जाता है कि आपकी हर कंपनी जो शेयर अमाउंट से आपका शेयर को खरीद रही है या आप उनसे शेयर ले रहे हो वो शेयर भी आपके लीगली वेरीफाइड हो और आप उसका पूरा पर्टिकुलर स्टेप क्लियर करो, मतलब आप शेयर लेने के लिए पूरे स्टेप्स को मद्देनजर रखते हुए आपने लीगली स्टेप्स लिए हो और आपके शेयर्स लीगली वेरीफाइड हो। फिर लास्ट होता है आपका सब्सक्रिप्शन स्टेज या सब्सक्रिप्शन क्लॉज। सब्सक्रिप्शन क्लॉज का दूसरा नाम आपका एसोसिएशन क्लॉज भी होता है, इसका दूसरा नेम आपका एसोसिएशन क्लॉज भी होता है। इसमें क्या बताया जाता है, इस क्लॉज में ये बताया जाता है आपकी जो भी आपकी एसोसिएशन आप फॉर्म कर रहे हो, चाहे आपकी पब्लिक कंपनी हो या आपकी प्राइवेट कंपनी हो, तो उसमें हर एक जो सब्सक्राइबर होते हैं, यहाँ पे सब्सक्राइबर यूट्यूब वाले सब्सक्राइबर नहीं होते, यहाँ का सब्सक्राइबर होता है हर एक मेंबर। जो हर एक मेंबर होता है उसमें आपके जो पब्लिक कंपनी होती है वो मिनिमम स्टार्ट नंबर की जो पब्लिक कंपनी होती है उसमें 7 मेंबर्स होने चाहिए और जो प्राइवेट में कंपनी होती है उसमें आपके 2 मेंबर्स होने चाहिए मिनिमम। तो इन 7 के 7 और इन 2 के 2 जो ये मिनिमम अमाउंट की आपकी मिनिमम लिमिट होती है इनके सिग्नेचर्स होने चाहिए आपके इस क्लॉज में। क्यों सिग्नेचर होने चाहिए, मैक्सिमम नहीं, प्राइवेट की मैक्सिमम लिमिट के अकॉर्डिंग नहीं, पब्लिक की मैक्सिमम लिमिट के अकॉर्डिंग नहीं, इसमें आपके जो मिनिमम लिमिट होती है यानी 7 ऑफ पब्लिक और 2 ऑफ प्राइवेट उन सब के आपके सिग्नेचर्स होने चाहिए जिससे ये पता चले कि मुसीबत के समय ये लोग आपकी
हेल्प करेंगे, एटलीस्ट इतने लोग तो आपकी हेल्प करेंगे। तो ओके लर्नर्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो आज के लेक्चर्स में आपने पढ़ा कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट क्या होती है आपकी कंपनी को स्टार्ट करने में, उसके 3 काइंड्स होते हैं, आपने वो पढ़ लिया। और आज के लेक्चर्स में आपने मेमोरियम ऑफ एसोसिएशन के बारे में अच्छे से पढ़ लिया कि एमओए क्या होता है और उसके क्या क्लॉजेज होते हैं। ओके लर्नर्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। मेरी इन वीडियोस को अपने जैसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए, जिससे ये मोस्ट डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर हो जाए। ओके माय डियर लर्नर्स, मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर में वेरी वेरी सून। टिल देन गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड।